उमेश पाल मर्डर केस को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। इस बीच माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब ने यूपी एसटीएफ पर बड़ा आरोप लगाया है। जैनब ने कहा है कि उसके पति और परिवार की जान को खतरा है। एसटीएफ उसके पति अशरफ को जेल से निकालकर हत्या कर सकती है। मेरे पति को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जेल ट्रांसफर के बहाने कोई भी घटना कर सकती है। जी पूरे में उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ ने इस लोगों के साथ किया है और लोगों के साथ किया है। अशरफ की पत्नी जैनब ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में उसके परिवार की कोई भूमिका नहीं है। राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। अतीक के बेटे असद को लेकर अशरफ की पत्नी ने कहा कि वो मौके पर नहीं था। असद तो हमें बिल्कुल नहीं लगा उसमें, इससे असद का तो बड़ा बाल था। हमें जब देखा था बड़े बाल में ही देखा था। क्या लगता है अशरफ भी इस मामले में आरोपी बनाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ बार जोड़ा जा रहा है अशरफ को, बिल्कुल भी नहीं। वो बरेली जेल में है और इलाहाबाद में कांड हुआ, ऐसा क्यों करेंगे वो? रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस विवाद को हवा दी, उससे जारी सियासी तपिश अभी भी बरकरार है। मानस पर सियासी संग्राम के बाद से शूद्र का शोर मचा हुआ है। बीजेपी जहां हिंदुत्व की हुंकार भर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी, जातियों पर मिशन 2024 के लिए सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी शूद्रों के बहाने सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोलकर पिछड़ों को साधने की जुगत में है। अखिलेश की पार्टी कभी खुद को पिछड़ों का सबसे बड़ा हिमायती बताते हुए पोस्टर लगाती है, तो कभी पार्टी के दलित पिछड़े नेता हमेशा पिछड़ों और शूद्र के साथ खड़े रहने का दम्भ भरते नजर आते हैं। मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। हिंदू संगठनों के साथ साथ साधु संत भी स्वामी प्रसाद के विरोध में सड़क पर उतर आए। अडानी मामले पर आज फिर से विपक्षी दलों ने बैठक की और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। तो वहीं संसद में कांग्रेस सांसदों ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके नतीजों पर चर्चा करने के लिए सेबी के प्रमुख और दूसरे वरिष्ठ आरबीआई अधिकारियों को तलब करने की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने यह मांग वित्तीय मामलों की संसदीय समिति से की है। वित्तीय मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह मांग की, जबकि इस दौरान बीजेपी सांसदों ने इसका विरोध किया। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। मंगलवार को कविता ने ईडी पूछताछ के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें पूछताछ से राहत नहीं मिल पाई। असम सरकार ने राज्य में अपराधियों और ड्रग पेडलर्स के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला करेगा तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। अपराधियों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र में तस्करों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि ड्रग तस्कर अब सावधान हो जाएं। এতিয়া আপোনালোকে অপৰাধখিনিক আহ্বান কৰিব লাগিব যে স্যাৰ অসম পুলিচ সলনি হৈছে, পিস্তল উলিয়ালে কিন্তু পিস্তল উলিয়াব। असम सीएम ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति से गलत संदेश जाता है। ड्रग तस्करों को जवाब देना जरूरी है। संदेश साफ है, या तो जेल जाओ नहीं तो गोली खाओ। उन्होंने ये भी कहा कि तस्करी करने वालों को सीधा जेल में भेजा जाएगा, लेकिन पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो उसके पास गोली मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। गोली का जवाब गोली से दिए जाने पर असम के सीएम ने कहा कि राज्य में क्राइम रेट इसलिए घट रहा है कि अपराधियों के हौसले पस्त हैं। देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस का ग्राफ बढ़ने का सिलसिला तेज हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक वायरस से अब तक 5 मरीजों की जान जा चुकी है। हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात में भी H3N2 वायरस के एक मरीज की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2 मरीजों की जान चली गई। खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। सीएम शिंदे आज H3N2 वायरस को लेकर बैठक करेंगे। वहीं बीएमसी भी हर रोज घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है। मुंबई में कुल 32 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 4 H3
H3N2 और 28 H1N1 के मरीज हैं। इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। वहीं जनवरी से मार्च तक 118 इन्फ्लुएंजा के मामले दर्ज हुए हैं। जनवरी में 19, फरवरी में 46 और मार्च में 53 केस सामने आए। मुंबई के दादर, प्रभादेवी, परेल, माटुंगा, भाईखला और नागपाड़ा जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय अगले 2 दिनों में दिशा निर्देश जारी करेगा। वहीं देश में अब तक 2 महीने के अंदर H3N2 वायरस के 451 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में प्याज पर MSP की मांग को लेकर किसानों ने नासिक से मुंबई तक का मार्च निकाला है और अब किसान आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हैं। जहां रुकते हैं वहीं चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं, खाते हैं और आंदोलन की रणनीति बनाते हैं। अभी किसान मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर हैं। किसानों को 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर प्रदर्शन करना है, लेकिन उसके पहले सरकार उनसे बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ 3 बजे किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। किसानों की मांग है कि प्याज पर 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाए कम्युनिस्ट पार्टी के और न्यूनतम मूल्य पर नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीद हो। किसानों का यह मोर्चा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के अपने दौरे के दौरान नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा भी की। मंदिर में पूजा करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करना है और हम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का काम धर्म के नाम पर लड़ाना है और वो वही करेंगे। महबूबा मुफ्ती के इस मंदिर दौरे को लेकर बीजेपी ने उन पर तंज कसा और कहा कि 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध किया था। तो स्वाभाविक बात है, जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश के हित में काम करें और जम्मू कश्मीर के हित में काम करें। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के भारत विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के भरोसे के कुछ दिन बाद ही ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास को खालिस्तान समर्थकों ने जबरन बंद कराने की हिमाकत की है। क्वींसलैंड पुलिस के मुताबिक इस तरह के प्रदर्शन और भीड़ जमा करने की मंजूरी नहीं थी। दूतावास परिसर में हुए हंगामे को पुलिस ने नहीं रोका। 10 मार्च को ही पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से इस मुद्दे पर बात की थी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऐसी हरकतों पर रोक लगाने का वादा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी खालिस्तान समर्थकों ने वाणिज्य दूतावास में अभद्र नारेबाजी की। पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। तुर्की के 2 प्रांतों में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी कारों और मलबे को बहा कर ले जा रहा है। कुछ इमारतों के बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर तक में पानी घुस गया है, जिससे सेंट्रल सनी लोरफा में सड़कें नदियों में बदल गई हैं। तुर्की के आपदा प्रबंधन के मुताबिक लापता लोगों और इमारतों में फंसे लोगों की तलाश और बचाव की कोशिश की जा रही है। बीते 24 घंटों में प्रभावित प्रांतों में 100 मिलीमीटर प्रति वर्ग मीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। करीब 20 लाख लोगों के घर पिछले महीने के भूकंप से प्रभावित हुए थे, जिसमें तुर्की में 48,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हुए थे। हजारों लोग टेंट और कंटेनर से बने घरों में रह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बाढ़ ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। एक कंटेनर जिसमें 3 भूकंप पीड़ितों को रखा गया था, बाढ़ के साथ बह गया है। तीनों की तलाश की जा रही है। इटली के नेपल्स में फुटबॉल समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है।
बुधवार को नेपोली और इंट्राचैट फ्रैंकफर्ट के प्रशंसकों के बीच दंगा भड़क उठा, जिसके बाद एक पुलिस कार और दूसरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, कार के शीशे भी तोड़े गए। इस बीच दंगा नियंत्रण पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश करती रही। इटली शहर में पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी और इसकी वजह थी जर्मनी से करीब 600 फुटबॉल प्रशंसकों का इटली पहुंचना। आरोप है कि जर्मन फुटबॉल क्लब इंट्राचैट फ्रैंकफर्ट के प्रशंसकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। नेपोली के खिलाफ टीम के चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 सेकंड लेग से पहले एक कार में आग लगा दी। जर्मनी में टाई बैक के पहले चरण में हिंसा की खबरों के बाद रविवार को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित इंट्राचैट फ्रैंकफर्ट के एक बयान के मुताबिक इटली के अधिकारियों ने डिएगो आर्मांडो मैराडोना स्टेडियम में फ्रैंकफर्ट के प्रशंसकों के लिए बुधवार के मैच के लिए नेपोली पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे। स्टेडियम डिएगो आर्मांडो मैराडोना आज बंद रहेगा। अमेरिका के साथ चल रहे युद्धाभ्यास के बीच दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा दावा किया है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि प्योंगयांग से उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। तो वहीं जापान ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल जापान के द्वीप से 250 किलोमीटर दूर गिरी। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि मिसाइल दागने की घटना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ है। साथ ही चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया को इस उकसावे की कीमत चुकानी पड़ेगी। दक्षिण कोरिया ने जापान और अमेरिका के साथ मजबूत सुरक्षा सहयोग का आह्वान भी किया है। उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे युद्धाभ्यास और राष्ट्रपति यून सुक योल के जापान के दौरे के विरोध में दागी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल टोक्यो में एक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया और अन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर सहयोग पर चर्चा करेंगे।